मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर में। तो साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले बात करते हैं एक कोटेशन के बारे में। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जिसके आप योग्य हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी के चाहने से कुछ नहीं मिल जाता है, बल्कि व्यक्ति को वही मिलता है वह जिसके योग्य होता है। अर्थात व्यक्ति को अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि योग्यता के अनुसार ही उसको सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हमारे पास यह बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इस समय हम लोग घर में बैठे हैं। तो घर में रहते हुए हम लोग खुद को इतना स्ट्रांग कर लें, इतना पढ़ लें कि हम जिस योग्य अपने को बना लें वह हम हासिल कर लें। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज का सेशन चालू करते हैं। संसाधन। कल हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लिए थे। संसाधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। संसाधन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने बताया था कि संसाधन को कई आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया था। समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के और स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कई भागों में बांटा गया था। उसके बाद हम लोग विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को कई भागों में हम लोग बांटकर उसका अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग इससे आगे चलते हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संसाधनों का विकास। आखिर संसाधनों का विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि संसाधनों का विकास मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है वह प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं से ही अपने जीवन को संचालित करता है। इसलिए संसाधन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समस्याएं प्रकट होती हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को ये मान करके चलते हैं कि इसका अधिकतम उपयोग किया जाए, इससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस प्रकार वो लोग प्रकृति का संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं। दूसरा है समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय, जिसमें समाज के 2 हिस्से संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधन बट जाता है। तो दोस्तों, जैसे क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि गांव में कुछ लोगों के पास ज़्यादा खेती होती है, उनके पास ज़्यादा संसाधन हो गया, जबकि कुछ लोगों के पास कम खेती होती है, उनके पास संसाधन की कमी हो गई। तो इससे यह होता है कि संसाधनों का जो बंटवारा है वह भेदभावपूर्ण है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। यह भी संसाधन के विकास को प्रभावित करता है। आगे, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिकी संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। हम लोग भूमि का प्रयोग करते रहते हैं, उसके किसी भी प्रकार से जैसे उसके विकास के बारे में विचार नहीं करते हैं। तमाम प्रकार की खाद वगैरह को डालते हैं, जुताई का क्रम भी सही नहीं होता है, इससे भूमि निम्नीकरण जैसी समस्या प्रकट होती है। पर्यावरण प्रदूषण,
हम लोग आजकल तमाम प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं और उसको फिर बिना नष्ट किए खेत में या किसी अन्य स्थान पर फेंक देते हैं, जिससे वह प्रदूषण को बढ़ावा देता है। कल कारखानों से निकलने वाले तमाम प्रकार की वस्तुएं जो जाती हैं नदियों में, वह नदी जल को प्रदूषित करती हैं, जल प्रदूषण होता है। और हम लोग आजकल एसी, फ्रिज इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वह प्रकृति का ह्रास करती है, ओजोन परत में छेद करती है। उसके बाद मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि संसाधन का विकास सुनिश्चित करना है तो संसाधनों का जो बंटवारा है वह सबको समान होना चाहिए। यानी किसी के पास ज़्यादा संसाधन या किसी के पास ज़्यादा खेती, किसी के पास कम खेती जैसी समस्या ना हो, सभी लोगों को समान रूप से दे दिया जाए संसाधनों का भाग। उसके बाद संसाधन के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सतत विकास क्या है? सतत विकास, सतत विकास का अभिप्राय यह है कि हम संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी तक वह संसाधन सुरक्षित बचा रहे। इसे सतत एवं पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जिससे वह आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे, उसे हम लोग सतत एवं पोषणीय विकास कहते हैं। सतत एवं पोषणीय विकास का जो पहला प्रारंभ है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एक बार हुआ था, उसके द्वारा पहली बार यह चर्चा में आया। उसके बाद व्यापक पैमाने पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर इसका पहली जो है मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें प्रबल रूप से यह दावा किया गया कि संसाधन का अब सतत एवं आर्थिक विकास किया जाएगा। यानी संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे यह अपने आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। अब आगे बात करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। यानी संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए सरकार द्वारा तमाम प्रकार के कार्य कराए जाएं, जिसके यह सुनिश्चित हो सके कि इस क्षेत्र में यह संसाधन उपलब्ध है और उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। इस प्रकार उपयोग किया जाए कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे, तभी हम सतत एवं पोषणीय विकास की तरफ बढ़ पाएंगे। तो संसाधन नियोजन, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। यानी पहले एक क्या किया जाए? क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाए, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करवाया जाए, जिसके द्वारा एक मैपिंग करवाई जाए। यानी उन क्षेत्रों में यह दर्शाया जाए कि यहाँ पर ये संसाधन उपलब्ध हैं। जब ये संसाधन उपलब्ध हैं तो उसके लिए उसी अनुसार योजना बनाई जाए, उसी अनुसार योजना बनाई जाए और उस योजना का कार्यान्वयन कर संसाधन नियोजित किया जाए। तब जाकर के संसाधन नियोजन को बढ़ावा मिल पाएगा और यह हमारी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह पाएगा। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना।
यानी संसाधन को व्यवस्थित करने के लिए तमाम प्रकार की तकनीक का डेवलप किया जाए जिससे संसाधन नियोजन किया जा सके। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाए, यानी संसाधन के विकास के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए सबको एकीकृत किया जाए और सभी एक साथ मिलकर के काम करें तो यह बेहतर होगा। अब कहेंगे सर ये योजनाएं क्या होती हैं, संसाधन विकास में कौन सी योजनाएं हैं जो योगदान दे रही हैं? तो जान लीजिए भारत सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर तमाम प्रकार की योजनाएं लाती है जिससे जो है पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। जैसे वन्य जीव संसाधन अधिनियम 1992, वन्य जीव संसाधन अधिनियम 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। 1972 में किया गया, हमको पृथ्वी सम्मेलन याद आ गया। 1972 में किया गया, जिसमें जो है वन में रहने वाले समस्त जीवों को संरक्षण देने की बात की गई। उसके बाद आगे चल कर के 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया। 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया। पर्यावरण अधिनियम जिसमें जो है पर्यावरण के अंतर्गत कई प्रकार के वन होते हैं जिसको आरक्षित अनारक्षित वनों में बांटा गया, जिसके द्वारा तमाम प्रकार के नियम बनाए गए और वन में रहने वाले जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। वन से लकड़ी इत्यादि की कटाई को कुछ सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ प्रकार के वनों में जैसे जो आरक्षित वन होते हैं उसमें तो 100% ही बैन लगा दिया गया। तो इस प्रकार भारत सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं लाती रहती है जिससे जो है संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। उसके बाद आगे चलते हैं भू संसाधन। भूमि भी क्या है? एक संसाधन है। क्यों संसाधन किसे कहते हैं? अभी हम लोग कल पढ़े थे, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव या कोई प्राणी अपने लिए कर ले उसे संसाधन कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, याद कर लीजिए इसको, बहुत ही जरूरी है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव अपने लिए करे उसे संसाधन कहते हैं। शर्त यह है कि यदि कोई संसाधन है और उसको अपने प्रयोग में लेने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है तो संसाधन है ही नहीं। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मानव नहीं कर पा रहा है वह संसाधन नहीं है। मान लीजिए कोयला है, कोयला अगर व्यक्ति अंदर से निकालना ना जानता, उसको निकालने की तकनीकी ना होती तो उसको संसाधन नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार भू संसाधन आप सभी लोग जानते हैं, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। अरे भाई कोई भी वन है, पेड़ पौधा है, वह कहाँ पर रहता है? जमीन पर ही रहता है। वन्य जीव कहाँ पर रहते हैं? जमीन पर ही रहते हैं। मानव कहाँ रहता है? जमीन पर रहता है। आर्थिक क्रियाएं बोले तो जो फैक्ट्री वगैरह लग रही हैं जमीन पर ही लग रही हैं। परिवहन आवागमन कहाँ पर हो रहा है? जमीन पर ही हो रहा है। संचार व्यवस्थाओं में ये आपका समाचार, मोबाइल, टीवी सब होता है, यह भी तो जमीन के माध्यम से ही किया जा रहा है ना। कहीं कोई टावर लगाना है तो जमीन पर ही लगाया जाएगा। तो इसलिए जो भूमि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि का ऐसे ही दोहन नहीं करना चाहिए। अविवेकपूर्ण उपयोग भूमि का नहीं होना चाहिए। इसका
प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद भारत में भूमि संसाधन, यानी भारत में जो भूमि है उसका जो है हम लोग या भारत में कितना किस मात्रा में उपयोग किया जाता है, इसके लिए एक डायग्राम है, इसको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। यानी इसमें दिखाया गया, देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का पूरा क्षेत्रफल इतना है। इस पूरे भूभाग पर, यानी भारत के कुल भूभाग पर जो 43% एरिया है वह क्या है? मैदान है। 43% क्या है? मैदान है। 30% आपका 30% भूभाग पर पर्वत विस्तृत हैं, पर्वत, और इन पर्वतों से तमाम प्रकार की नदियाँ निकलती हैं, तमाम प्रकार की नदियाँ निकलती हैं जो आकर के हमारे मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई इत्यादि हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। और 27% भूभाग पर क्या है आपका? वह पठार है। 27% भाग पर पठार है। और संसाधन की दृष्टि से बोले तो, यानी जैसे जहाँ पर कोयला वगैरह मिलता है, इस दृष्टि से आपका जो पठारीय भाग है, यह पठारी भूभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर संसाधन जो है पठारी क्षेत्रों से मिलते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे छोटा नागपुर का पठार, आप लोग नाम सुने होंगे छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत के मैप पर देखें तो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। यह जो है संसाधन की दृष्टि से बहुत ही विकसित क्षेत्र है, इसीलिए इसको जो है रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार, या झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र लिए हुए है। तो यह भारत का नक्शा है, यह भारत का पूरा क्षेत्रफल है, जिसमें जो है आप लोगों ने पढ़ लिया कि कुल 43% भूभाग पर मैदान है और 27% भूभाग पर पठार है, और बाकी 30% भूभाग पर क्या है? पर्वत है, जहाँ से 12मासी नदियाँ निकल करके हमारे मैदानी क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती हैं सिंचाई वगैरह के रूप में। आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी भारत में भूमि का उपयोग किस प्रकार होता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। यानी भूमि का उपयोग किस प्रकार कैसे किया जाए, इसका निर्धारण करने के लिए कुछ तत्व हैं। जैसे हमको खेती पहाड़ों पर थोड़ा नहीं करना है, खेती करना है तो हमको मैदान चाहिए, कुछ निश्चित धूप चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, कुछ निश्चित वर्षा चाहिए होती है। अरे यही कारण है कि हम लोग ठंडी में गेहूँ वगैरह का उत्पादन करते हैं, और गर्मी बरसात आते आते हम लोग धान की। तो यानी स्वाभाविक सी बात है, हम लोग वर्षा ऋतु में गेहूँ की फसल तो नहीं उगा सकते हैं, इसके लिए कुछ निश्चित भौगोलिक व्यवस्थाएं होनी बहुत ही आवश्यक है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे भौतिक कारक जैसे भू आकृति, यानी भूमि किस प्रकार की है, जलवायु कैसी है, और मृदा किस प्रकार की है। दूसरा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत के कुल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हैं, इसका जो भारत का पूरा क्षेत्रफल अभी मैंने बताया, परंतु 93% भूभाग के ही
भूउपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। यानी भारत, यह आपका प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत के मात्र 93% क्षेत्र का आंकड़ा, मात्र 93% क्षेत्र का आंकड़ा आपके भारत सरकार के पास है। बाकी 7% का आंकड़ा आपके भारत सरकार के पास नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर का यह जो हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह आपका असम है, यह असम है। बाकी इसको छोड़कर जो भी इधर बच रहा है, इसका कोई भी आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है, सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। उसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर, यह जो है आपका, यह पाक अधिकृत कश्मीर है, यहाँ भी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। और साथ ही साथ यह जो हिस्सा है, यह चीन के अधिकार में है, यहाँ पर भी कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ इधर जो है चीन है, इधर पाकिस्तान है। यही जो है POK के नाम से इसी को जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यह चीन के अधिकार में है और यह है भारत के अधिकार में, लेकिन यहाँ भी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। यानी जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, उसका जो है 93% का आंकड़ा ही हमारे भारत सरकार के पास उपलब्ध है। इसके अलावा भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, तो आइए आज इसको भी पढ़ लेते हैं कि भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का जो क्षरण हो रहा है, भूमि की ऊर्जा कम हो रही है, तो उसके संरक्षण में क्या क्या उपाय अपनाए जाएं जिसके भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन में भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे वनोन्मूलन, हम बता रहे हैं मानव बहुत ही स्वार्थी हो गया है और वह अपने स्वार्थ के आगे इतना अंधा हो गया है कि वह वन के महत्व को नहीं जान पा रहा है। तमाम प्रकार के आप लोग देखते होंगे कि लोग पेड़ को लगातार काट दे रहे हैं, जिससे जो है प्राकृतिक संकट है। अति पशुचारण, किसी क्षेत्र में यदि बहुत ज़्यादा पशु का चारण किया जाए, बहुत ज़्यादा पशुएं चराई जाएं, तो उससे यह होता है कि वहाँ पर जो ऊपर की भूमि होती है वह क्षरित हो जाती है। पशु के पैर से जब ज़मीन पर चोट लगती है तो कुछ मात्रा में जो मिट्टी है वह उखड़ जाती है। वह उखड़ी हुई मिट्टी जब पानी के साथ, वर्षा होती है तो पानी के साथ बह करके समुद्र में चली जाती है, अथवा अगर हवा चलती है तो हवा के द्वारा उड़ा करके इसको कहीं और निक्षेपित कर दिया जाता है। तो इससे जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ गई है। तो भूमि निम्नीकरण को रोकने के निम्न उपाय हैं। वनारोपण यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। चारागाहों पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए, यानी जो पशुचारण लोग करवाते हैं उस पर कुछ नियंत्रण किया जाए। रेतीले टीलों और कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, यानी जहाँ जैसे ज़मीन मरुस्थलीय है वहाँ पर झाड़ीदार पेड़ पौधे लगाए जाएं। बंजर भूमि जो है उसका उचित प्रबंधन किया जाए। खनन पर नियंत्रण किया जाए, यानी जो कोयला वगैरह निकाला जाता है उसके लिए भी नियम तो हैं, लेकिन उसमें सुधार किया जाए और उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। तो आज यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। कल बहुत लोग आए और फ़ोन बहुत लोग किए, अच्छा लगा काफ़ी सुन करके। और यह वीडियो आपको मिलेगी स्टडी विद
राहुल सर यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इसको लाइक कमेंट अपना कोई उचित सुझाव हो उसको दीजिए। और हाँ, इस वीडियो के बाद अभी आज ही कोशिश करूँगा कि कुछ लोग कह रहे थे सर हिंदी की वीडियो पढ़नी चाहिए, तो कोशिश करूँगा कि अभी थोड़ी देर बाद एक हिंदी की वीडियो जो है अपलोड कर दूँ। तो अभी इसको पढ़िए, इंतज़ार करिए। धन्यवाद।